नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री डे के रूप में मनाया जाता है, यानी राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस। और देश की अर्थव्यवस्था इकोनॉमी में भी एमएसएमई का अहम योगदान होता है। और भी आज के दिन के कुछ स्पेशल डे की जानकारी आप देख सकते हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए पहली खबर, आज देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 30 अगस्त को यूपी नोएडा का दौरा करेंगे। यहाँ ड्रोन यूनिट का निरीक्षण भी करेंगे। बीते दिन भी सीएम योगी काशी दौरे पर पहुंचे, रोपवे का हालचाल जाना और विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा की। चलिए अगली खबर देखिए, अमेरिकी टैरिफ के जंग के बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने गुजरात में रखी चीन फ्री बैटरी की नींव। मेड इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा। दरअसल मारुति सुजुकी ने भारत में लिथियम आयन बैटरी और इलेक्ट्रोड बनाना शुरू कर दिया है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में यहाँ इस प्लांट का उद्घाटन भी किया। और वहीं देखिए हमारे देश के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल का कहना है कि अमेरिकी टैरिफ के बावजूद भी इस साल 2025 में भारत में पिछले वर्ष से भी ज्यादा होगा निर्यात, यानी एक्सपोर्ट और भी बढ़ेगा। पीयूष गोयल का कहना है कि सरकार जल्द ही निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कुछ नए उपाय लाएगी, तो अमेरिकी टैरिफ का असर निर्यात पर भारत में ज्यादा नहीं दिखाई देगा। इस साल पिछले साल से भी ज्यादा रहेगा 2025 का एक्सपोर्ट ऐसा। और वहीं पीयूष गोयल बोले कि ट्रंप को भी जल्द ही मिलेगा करारा जवाब। ओमान और कतर के साथ भी जल्द ही भारत की ट्रेड डील एग्रीमेंट चल रही है। तो ये भारत की ट्रेड डील पूरी होने के बाद खाड़ी देशों के साथ भी भारत के द्विपक्षीय व्यापार और निवेश के नए अवसर खुलेंगे। और अगली एक बड़ी अच्छी रिपोर्ट सामने आ रही, देखिए आप, भारतीय अर्थव्यवस्था ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मुंहतोड़ जवाब दिया। 7.8% की बढ़ोतरी के साथ भारत की जीडीपी ने अपना दम दिखाया। दरअसल जून तिमाही में भारत का सकल घरेलू उत्पाद 7.8% बढ़ा है। हालांकि राजकोषीय घाटा भी 29.9% पर पहुंच चुका है, लेकिन कुल मिलाकर भारतीय इकोनॉमी की ग्रोथ रेट काफी अच्छी रही है। पहली तिमाही में 1.3% बढ़ी भारत की इकोनॉमी, जबकि हाल ही में कुछ दिनों पहले आपको पता होगा ट्रंप ने भारत की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी कहा था। लेकिन अभी जो ये भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट है, ये पिछली 5 तिमाही में सबसे ज्यादा रही है। सर्विस और एग्रीकल्चर सेक्टर के भी बेहतर प्रदर्शन से भारत को ये अच्छी ग्रोथ मिली है। तो ये भी एक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मुंहतोड़ जवाब है। अच्छा, वैसे अभी आने वाले समय में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट थोड़ी स्लो हो सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय अर्थव्यवस्था FY26 में 6.3% से लेकर 6.8% की दर से बढ़ेगी। अमेरिकी टैरिफ के कारण थोड़ा जोखिम बढ़ेगा भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट में, ये कहना है देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार का, वी अनंत नागेश्वरन का ये कहना है। और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल का ये भी कहना है कि अफ्रीकी देशों के बीच भी व्यापार अगले 5 साल में दुगुना करने का लक्ष्य रखा है भारत ने। 2030 तक का ये प्लान है, तो इससे भी भारत को अमेरिकी टैरिफ से डिफेंस करने में अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और आरबीआई की तरफ से भारत के फॉरेक्स रिजर्व का भी डेटा जारी किया गया। देखिए विदेशी मुद्रा भंडार 4.386 अरब डॉलर घटकर अभी 690.72 अरब डॉलर पर पहुंच चुका है। रिजर्व बैंक की तरफ से आंकड़े जारी किए गए। हालांकि बीते कुछ महीनों में हमारे देश में महंगाई भी बढ़ी है। गेहूं चावल वगैरह महंगे हुए, खाद्य तेल दाल चीनी वगैरह के दाम भी बढ़े हैं। और वहीं दोस्तों अमेरिकी टैरिफ को लेकर एक रिपोर्ट ये सामने आ रही है कि हमारे देश के हरियाणा राज्य के 8 सेक्टर सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। हरियाणा पानीपत के 30% ऑर्डर अटक गए हैं ये टैरिफ लगाने के बाद। एक्सपर्ट ने बताया 5 बड़े कारोबारी जिलों का हाल। हरियाणा के जो सेक्टर हैं सबसे ज्यादा, जिसमें टेक्सटाइल, रेडीमेड गारमेंट, फुटवियर, ऑटो पार्ट्स, स्टील, इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, फार्मा समेत अन्य इंडस्ट्री प्रभावित होगी, क्योंकि भारत पर अमेरिका ने 27 अगस्त से ही तो 50% टैरिफ लागू कर दिया। तो इस नई टैरिफ नीति का असर हरियाणा राज्य में भी बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। और अमेरिकी टैरिफ के बीच केंद्रीय मंत्री ने भी लोगों से स्वदेशी अपनाने की अपील की और कहा कि ऐसी स्थितियों में देश को एकजुट होना चाहिए। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से देशवासियों से अपील की गई। और वही दोस्तों अभी आपको पता होगा पीएम मोदी जापान यात्रा पर गए हुए हैं। 2 दिन का जापान दौरा है पीएम मोदी का। इस दरमियान जापान में मोदी ने अगले 10 सालों का रोड मैप बनाया। 3 बड़ी घोषणाएं भी की। भारत जापान के बीच 9 अहम समझौते भी हुए। 5 लाख भारतीयों को जापान में नौकरी भी मिलेगी। इसके अलावा स्पेस सेक्टर में भारत जापान के बीच एक अहम समझौता हुआ है। जापान के रॉकेट से लॉन्च होगा भारत का चंद्रयान 5 मिशन। भारत और जापान मिलकर चांद के दक्षिणी ध्रुव की स्टडी करेंगे। पीएम मोदी की मौजूदगी में ये एक अहम समझौता हुआ है। तो चंद्रयान 5 के लिए भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो और जो जापान की अंतरिक्ष एजेंसी है जाक्सा, दोनों साथ में मिलकर काम करेगी। इस समझौते पर पीएम मोदी बोले कि ये मानवता की प्रगति का प्रतीक है। और जापान दौरे पर पीएम मोदी ने कहा कि हिंद प्रशांत में शांति और स्थिरता के लिए भारत जापान दोनों एक साथ आएंगे। मोदी बोले कि ये यात्रा भले ही छोटी हो, लेकिन असर लंबे समय तक रहेगा। जापान की तकनीक और भारत की प्रतिभा मिलकर वैश्विक शांति का सूत्रपात कर सकती है। और वहीं पीएम मोदी को जापान में मिला दरुमा गुड़िया का उपहार भी है। ये बहुत ही शुभ और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। जापान की राजधानी टोक्यो के एक पुजारी ने पीएम मोदी को ये दारुमा गुड़िया गिफ्ट की है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। और भी दोस्तों जापान में पीएम मोदी भारतीय समुदाय के लोगों से भी मिले। इस दरमियान जापान की महिला कलाकारों ने भरतनाट्यम की परफॉर्मेंस भी की और जापानी महिलाओं ने राजस्थानी लोकगीत गाकर मोदी का स्वागत किया। तो कुछ यूं पहले दिन का जापान दौरा रहा पीएम मोदी का। अच्छा, वैसे अमेरिकी टैरिफ के बाद जापान ने भी अमेरिका के साथ एक बड़ा समझौता रद्द कर दिया है। देखिए चावल के दाने पर रुक गई 48 लाख की डील। उल्टी पड़ रही है ट्रंप की चाल। एशियन कंट्री ने
ने झटका दिया। अमेरिका और जापान के बीच 550 बिलियन अमेरिकी डॉलर की डील होते होते रुक गई। अमेरिका जापान के बीच इतने इन्वेस्टमेंट को लेकर सहमति बनी थी, लेकिन ये डील फिलहाल कैंसिल हो चुकी है। और वहीं जापान दौरे के बाद पीएम मोदी चाइना का दौरा करेंगे। बताया जा रहा है कि चीन में मोदी और पुतिन की मुलाकात भी हो सकती है और जल्द ही भारत भी आएंगे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। टेरिफ वॉर के बीच रूस और भारत की भी दोस्ती और गहरी होती जा रही है। जापान और भारत के भी रिश्ते और मजबूत हुए। इस बीच खबर है कि इसी साल अंतिम महीने दिसंबर में भारत आएंगे रूसी राष्ट्रपति पुतिन। क्रेमलिन ने उनके इस दौरे पर मुहर लगाई और चाइना के एससीओ सम्मेलन में भी दोनों की मुलाकात होगी। और पीएम मोदी ने भी चाइना के रिश्तों को लेकर कहा कि देश की सुरक्षा को लेकर नहीं होगा चीन से कोई भी समझौता। भारत और जापान ने साझा किया ऐतिहासिक रक्षा घोषणा पत्र भी। और वैसे पीएम मोदी के जापान दौरे के पहले दिन भारत जापान के बीच 4 अहम समझौते हुए हैं। कौन कौन से, जो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। पीएम मोदी बोले कि भारतीय टैलेंट और जापानी टेक्नोलॉजी एक साथ आ गए हैं तो अब जीत पक्की है। और मोदी ने भी जापानी पीएम को भारत आने का न्योता दिया। वहीं भारत जापान सुरक्षा चुनौतियों से निपटने में भी एक दूसरे की मदद करेंगे। वैसे कुल भारत जापान के बीच 150 एमओयू यानी समझौता ज्ञापनों की घोषणा हुई है और इन समझौतों की कुल कीमत $13 बिलियन यानी 1 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। जापान में जल्द ही 50,000 भारतीयों को भी रोजगार मिलेगा। अगले 5 साल में दोनों देशों के बीच 5 लाख लोगों का आपसी आदान प्रदान होगा। सेमीकंडक्टर, दवाइयां समेत 5 प्राइमरी सेक्टर में भारत जापान के बीच ये पहल शुरू हुई है। और भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई गवर्नेंस, डेटा सेंटर समेत कई अहम सहयोग समझौतों पर मजबूती बनी भारत जापान दोनों के बीच। वैसे और भी दोस्तों, जापान के दौरे पर पीएम मोदी ने क्या क्या बड़े ऐलान किए, इस बारे में डिटेल जानकारी कल शाम को मैंने डीएलएस न्यूज चैनल पर एक अलग से वीडियो में डाली है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए आप, सेल कंपनी को प्रौद्योगिकी विकास और नवाचार के लिए मिला स्कोप एमिनेंस पुरस्कार भी। और वहीं देखिए दोस्तों, म्यूचुअल फंड एसआईपी निवेश को लेकर भी एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि इक्विटी निवेश का क्रेज अब लोगों में बढ़ रहा है। म्यूचुअल फंड के एयूएम में 300% से भी ज्यादा की बढ़ोतरी देखी गई बीते 5 सालों के अंदर। चलिए अगला अपडेट देखिए, 1 सितंबर से कैशलेस इलाज नहीं होगा बंद। बजाज एलियांज और एएचपीआई के बीच आखिरकार सहमति बन चुकी है, तो कैशलेस इलाज बंद नहीं किया जाएगा ना, वरना 15,000 से भी ज्यादा अस्पतालों में ये इलाज की सुविधा 1 सितंबर से बंद होनी थी। कुछ डिस्प्यूट के चलते तो ये समझौता हो चुका है। और वही खबर देखिए, अदानी कंपनी को मिला बिहार में 2400 मेगावाट का थर्मल बिजली प्लांट लगाने का ठेका। अडानी समूह बिहार के भागलपुर जिले में ये 2400 मेगावाट का बिजली प्लांट स्थापित करेगा और इस परियोजना में $3 अरब निवेश करेगी कंपनी। अदानी पावर लिमिटेड को ये 25 साल तक के लिए बिजली खरीद का लेटर ऑफ अवार्ड मिला है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, मेरठ, नोएडा समेत उत्तर प्रदेश के 8 जिलों में आने वाले त्योहारों, दिवाली वगैरह पर पटाखों की बिक्री और निर्माण पर सख्त बैन रहेगा। उल्लंघन करने पर जेल होगी और लाखों का जुर्माना भी लगेगा। दरअसल देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में बढ़ते प्रदूषण को कम करने के लिए पटाखों पर यह बैन लगाने का आदेश जारी किया है। और इस आदेश के तहत उत्तर प्रदेश में भी 8 जिलों में पटाखों के निर्माण, पटाखे फोड़ने, जलाने वगैरह पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी, प्रतिबंध रहेगा। कौन कौन सी जिलों में ये लिस्ट भी आप देख सकते हैं, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, शामली और मुजफ्फरनगर में। चलिए अगला अपडेट देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल बने आईएमएफ के कार्यकारी निदेशक। अगले 3 साल तक ये अपनी सेवाएं देंगे। आखिरकार भारत के लिए बड़े गर्व की बात है, पूर्व आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल जो है वो आईएमएफ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं। सदस्य देशों को लोन देने से लेकर उनके आर्थिक प्रभाव देखने की जिम्मेदारी होगी। चलिए अगला अपडेट आ रहा है, सरकार ने एक नोटिस जारी किया, 7 साल में बच्चों का आधार कार्ड अपडेट करवा ले वरना बंद हो जाएगा। उदय की तरफ से चेतावनी दी गई कि अगर किसी बच्चे का आधार कार्ड 5 साल की उम्र से पहले बन चुका है और 7 साल तक की उम्र तक भी बायोमेट्रिक अपडेट नहीं हुआ है तो फिर आधार बंद हो सकता है। तो माता पिता अपने बच्चों के बायोमेट्रिक्स, फिंगरप्रिंट वगैरह जरूर अपडेट करवा ले। वैसे इसके लिए स्कूलों में भी अभियान शुरू करने जा रही है उदय। डेटा के मुताबिक 17 करोड़ से भी ज्यादा बच्चों का आधार बायोमेट्रिक डेटा अपडेट होना बाकी है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, बिहार एसआईआर में आपत्ति दर्ज कराने की समय सीमा बढ़ेगी या नहीं, ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है और इस मुद्दे को लेकर 8 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। दरअसल बिहार में जो चुनाव आयोग की तरफ से एसआईआर चुनावी वेरिफिकेशन करवाया जा रहा है, तो इसकी समय सीमा को बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका लगाई गई है, जिस पर 1 सितंबर को सुनवाई होगी, है ना। कुछ और अपडेट देखिए फटाफट से। भारी बारिश के चलते 30 अगस्त को जम्मू संभाग में 46 ट्रेनें भी रद्द रहेगी आज। वहीं त्योहारों के मद्देनजर 21 सितंबर से 30 नवंबर तक 150 विशेष पूजा ट्रेनें भी चलाई जाएगी रेलवे की तरफ से। और राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का बिहार में सीवान में वोटर अधिकार यात्रा का 13वां दिन का रोड शो कुछ यूं रहा। राहुल गांधी ने तंज कसते हुए कहा कि भाजपा वाले इसलिए उछल रहे हैं क्योंकि हमने उनकी वोट चोरी पकड़ी है। और वहीं एक रिपोर्ट सामने आ रही कि इजराइल हमास युद्ध लंबा खींचने से 63,000 से भी ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए। और थाईलैंड की प्रधानमंत्री पेंटो गटार्ड शिनावात्रा को कोर्ट ने अपने पद से बर्खास्त किया। वहीं भारतीय नौसेना के 2 युद्धपोत आईएनएस तमाल और आईएनएस सूरत सऊदी अरब के शहर जेद्दा पहुंचे। जम्मू कश्मीर में बाढ़ से 216 राहत शिविर लगाए गए हैं, जिनमें 7,000 से भी ज्यादा लोग रह रहे हैं। वैसे बाढ़ और भारी बारिश के हालात कई राज्यों में गंभीर चल रहे। देखिए आप, हिमाचल के चंबा में भी फिर से लैंडस्लाइड हुआ जिसमें 11 लोगों की मौतें हो गई। उत्तराखंड में भी बादल फटने की घटना एक बार फिर से देखी गई, 5 लोगों की जान चली गई। पंजाब फिरोजपुर में भी बाढ़ की वजह से 62 गांव डूबे, 2500 लोगों का रेस्क्यू किया गया, 2,500 लोगों को बचाया गया मतलब। और भी दोस्तों देश भर के पूरे मौसम समाचार आगे बताऊंगा आपको विस्तार से। फिलहाल देखिए अगला अपडेट,
पीएम नरेंद्र मोदी की मां को गाली देने वाला बिहार के दरभंगा में गिरफ्तार हुआ। जीप ड्राइवर है मोहम्मद रिजवी। अभी एक दिन पहले आपको पता होगा राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान मंच से पीएम मोदी की माताश्री को गाली दी थी शख्स ने। गृह मंत्री अमित शाह भी बोले कि पीएम को जितनी भी गालियां दोगे उतना ही कमल खिलेगा। उन्होंने कहा कि राहुल में थोड़ी भी शर्म है तो मोदी जी और उनकी मां से माफी मांगे। और पॉलिटिक्स की कुछ और बयानबाजी देखिए आप। पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मल्होत्रा ने गृह मंत्री अमित शाह पर एक विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि अमित शाह का तो सिर काट कर टेबल पर रख देना चाहिए। बिहार में जो घुसपैठ हुई है उसके लिए भी गृह मंत्री जिम्मेदार है। भाजपा बोले कि टीएमसी की हिंसक संस्कृति सामने आई ऐसे बयानों से। वहीं इधर देखिए राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान भी एक कंट्रोवर्सी हो गई। पीएम मोदी को गाली देने के मामले के बाद बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ता भिड़ गए। बिहार पटना में लाठी डंडे चलने लगे। मुजफ्फरपुर आरा में भी झड़प हुई। गाली देने वाला व्यक्ति तो हालांकि गिरफ्तार हो चुका है ना। और इधर देखिए मुस्लिम नेता ओवैसी बोले महिलाओं पर 3 बच्चों का बोझ न डालें। आरएसएस निजी जीवन में दखल क्यों दे रही है। अभी एक दिन पहले मोहन भागवत ने 3 बच्चों वाली बात कही थी तो उस पर असदुद्दीन ओवैसी ने ये अपनी बयान प्रतिक्रिया दी। चलिए अगली खबर देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से सवाल किया कि क्या आप बॉर्डर पर दीवार बनाना चाहते हैं। पड़ोसी देशों में भी हमारी ही तरह बंगाली और पंजाबी बोलने वाले लोग रहते हैं, बस सीमा उन्हें अलग कर दी है। एक केस की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को भी फटकार लगाई। चलिए अगला अपडेट देखिए। गुजरात के पूर्व भाजपा विधायक और आईपीएस समेत 14 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। सूरत के एक बिल्डर को किडनैप कर अपने खातों में पैसे ट्रांसफर करा लिए थे इन्होंने 12 करोड़ के बिटकॉइन। और एक और कोर्ट का बड़ा फैसला देखिए। पश्चिम बंगाल में भी एक लड़की से गैंगरेप के मामले में 7 दोषियों को 20-20 साल तक की जेल की सजा सुनाई और सभी पर 50,000 रुपए तक का जुर्माना भी लगाया। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। देश में पहली बार टीचरों की संख्या 1 करोड़ के पार हो चुकी है, लेकिन बावजूद इसके 1 लाख स्कूलों में अभी भी एक टीचर ही है। 8,000 स्कूल तो ऐसे जहाँ कोई स्टूडेंट भी नहीं है। देश में पहली बार किसी शैक्षणिक क्षेत्र में शिक्षकों की संख्या 1 करोड़ से ज्यादा पहुंच गई है। ये देख सकते हैं आप किन किन राज्यों में कितने कुल स्कूल टीचर है ना। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया। कहा कि शादी का वादा कर शारीरिक संबंध बनाना किसी तरह का दुष्कर्म नहीं माना जाएगा। गुजरात सूरत की सेशन कोर्ट ने इस केस की सुनवाई करते हुए कहा कि लड़की ने खुद होटलों में पहचान पत्र दिए थे उस लड़के के साथ में, तो इसलिए ये बात प्रूव होती है कि लड़की के साथ कोई जबरदस्ती नहीं हुई है। और कोर्ट ने यह भी कहा कि शादी का झांसा देकर एक लड़की से कई बार दुष्कर्म की शिकायत करना गलत है, क्योंकि इस तरह के केस में दुष्कर्म नहीं माना जाएगा उस काम को, क्योंकि लड़की भी सहमत थी पूरी। तो ऐसा अच्छा पति पत्नी के मामले को लेकर भी कोर्ट का एक बड़ा फैसला देखिए दोस्तों। भले ही वैवाहिक विवाद हो पर तलाक न हुआ तो पति की मृत्यु पर पत्नी को भी पेंशन से वंचित नहीं रखा जा सकता है। दिल्ली हाईकोर्ट ने ऐसे ही केस की सुनवाई करते हुए महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। 2009 का यह मामला था जब उनका निधन हो गया था ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। यूपी लखनऊ से कर्नाटक के बेंगलुरु पहुंचे भारतीय एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला। अंतरिक्ष से लौटने के बाद 1 घंटे घर पर रहे, बाकी घूम ही रहे हैं। माता पिता ने इनको माला भी पहनाई। एस्ट्रोनॉट ने भी पेट छू कर आशीर्वाद लिया। चलिए अगला अपडेट देखिए। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के खिलाफ केस लड़ रहे बीजेपी नेता को अब सरकार ने सुरक्षा दी। लखनऊ हाईकोर्ट ने भी Y+ श्रेणी की सुरक्षा पर रिपोर्ट मांगी, तुरंत PSO देने का आदेश दिया। और एक अनोखा मामला देखिए। हरियाणा की मंत्री आरती राव सेरोगेसी से बनी सिंगल मदर। अपने बेटे का नाम रखा इन्होंने राव जयवीर सिंह। अपने सांसद नाना इंद्रजीत की विरासत बढ़ाए गए। वहीं खबर आ रही दोस्तों मध्य प्रदेश उज्जैन महाकाल के गर्भगृह में आम भक्तों को भी अनुमति मिले, इस तरह की याचिका लगाई गई। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि केवल नेताओं या रसूदखोरों को ही मंदिर में एंट्री क्यों मिलती है, या तो आम लोगों को भी एंट्री मिलनी चाहिए। तो इस मामले को लेकर मध्य प्रदेश के इंदौर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और फैसला सुरक्षित रखा हाईकोर्ट ने। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। हरियाणा सोनीपत में राष्ट्रीय ओलंपियाड 3 चरणों में आयोजित होंगे। 31 अगस्त तक रजिस्ट्रेशन किए जा सकेंगे। पहला राउंड 22 सितंबर को आयोजित होगा। 6ठी से 12वीं तक के स्टूडेंट इसमें शामिल होंगे। सोनीपत में स्टूडेंट्स को भारतीय संविधान और सामाजिक विज्ञान विषय के प्रति जागरूकता करने के उद्देश्य से ये राष्ट्रीय स्तर पर विशेष ओलंपियाड का आयोजन किया जा रहा है। चलिए अगली खबर देखिए। हिमाचल प्रदेश में 2 साल तक टाले जा सकेंगे निकाय चुनाव। विधानसभा में नगर पालिका संशोधन विधेयक पारित हुआ। एक्सटेंशन व री एम्प्लॉयमेंट को लेकर हंगामा भी हुआ। और वही खबर देखिए। बिहार पटना सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली। एक ईमेल मिला जिसमें लिखा था जज के रूम में 4 RDX लगे हैं। पाकिस्तान खुफिया एजेंसी के साथ दावा किया गया। और वही देखिए दोस्तों। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि उनके स्क्रिप्ट राइटर का सम्मान करना जरूरी है, जिसने उनको 3 मुद्दे दिए और तीनों नाकाम रहे। EVM संविधान के बाद अब नया पैतरा अपना रहे हैं राहुल गांधी, वोट चोरी का, और उनके सभी पैतरे नाकाम हुए। वैसे अभी एक दिन पहले आपको पता होगा हरियाणा सरकार ने राज्य की महिलाओं के लिए एक बड़ी घोषणा की थी कि महिलाओं को हर महीने 2121 रुपए दिए जाएंगे, राइट। लेकिन अब इस योजना स्कीम में एक तो उम्र का अड़ंगा लग रहा, इनकम लिमिट का भी पेच फंसा हुआ है। हरियाणा सरकार ने कुछ ऐसी शर्तें तय की हैं जिससे 1 लाख से भी ज्यादा महिलाएं इस योजना से बाहर हो चुकी हैं। 25 सितंबर से ही हरियाणा सरकार ने ये 21 रुपए हर महीने महिलाओं को देने की घोषणा की है, लेकिन इसके लिए ये नियम और शर्तें भी तय की गई, देख सकते हैं आप। अच्छा वैसे बिहार चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने भी कुछ ऐसा ही ऐलान किया। रोजगार के लिए महिलाओं को 10-10 हजार देगी नीतीश सरकार। 6 महीने में 2 लाख रुपए तक मिलेंगे। चुनाव से पहले बिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना नाम से
पहले नई स्कीम को मंजूरी दी गई है। बिहार चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने महिलाओं के लिए अब तक की सबसे बड़ी घोषणा की है। ये देख सकते हैं आप, सीएम नीतीश ने खुद इस बारे में ट्वीट करके जानकारी भी दी। और वही खबर है दोस्तों, अगले महीने 15 सितंबर को बिहार पूर्णिया भी आएंगे पीएम नरेंद्र मोदी। डिप्टी सीएम बोले कि एयरपोर्ट का उद्घाटन होगा, 2 दिनों में टिकट की बुकिंग शुरू होगी। और क्लीन एनर्जी को लेकर भारत का प्लान है। भारत में सीएनजी नेटवर्क का हो रहा विस्तार। साल 2030 तक 18,000 स्टेशन बनाने का लक्ष्य तय किया है सरकार ने। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी की तरफ से ये जानकारी दी गई। और रेलवे को लेकर भी खबर आ रही कि देश के सभी रेलवे स्टेशनों में होगा बड़ा बदलाव। अब यात्रियों की परेशानी दूर होगी और रेलवे को भी इससे फायदा होगा। दरअसल नई दिल्ली रेलवे स्टेशन समेत देश के अन्य सभी बड़े स्टेशनों पर अब अनारक्षित टिकट लेने वाले यात्रियों की परेशानी दूर होगी। ऐसे यात्रियों को अब प्लेटफॉर्म पर पहुंचने से पहले गेट पर ही टिकट मिल जाएगा। तो रेलवे की तरफ से ये नई सुविधा शुरू की जा रही है। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण दोस्तों, मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारी इस मेहनत के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।